वक्त का काम तो अपने मदार में चक्कर काटते रहना था, सो वो अपने काम पर कमर बस्ता था। समय का चक्कर गोल गोल घूमता जा रहा था। दिन रात रात दिन ज़ियाद नामी उस दरिंदे की फरमाइशें जारी थी। कभी पैसा, कभी जिस्म, कभी वक्त और कभी इज्जत। उसके पास ब्लैकमेल करने के लिए मवाद बढ़ता जा रहा था। उसके जराइम बढ़ते जा रहे थे, उसकी धमकियां बढ़ती जा रही थी। इतने पैसे चाहिए इस तारीख तक, वरना तुम्हें पता है ना, फलां वक्त पर फलां जगह पहुंच जाना, वरना। इस वरना का मतलब वो उसे बहुत अच्छे से समझा चुका था। सारे खानदान, सारे शहर में तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। कोई तुम्हारी बात का एतबार नहीं करेगा। बेवकूफ़ लड़की, सब उस पर यकीन करेंगे जो मैं दिखाऊंगा उन्हें सबूत। और तुम्हारे पास है अपनी बेगुनाही को साबित करने का कोई सबूत? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और साथ में तुम्हारे खानदान को भी। वो तुम्हारी बहन, पता है मुझे, बहुत मोहब्बत करती है वो मुझसे। सारी जिंदगी उसे मातम करना होगा। तुम देखना, अगर तुमने जुबान खोलने की कोशिश की ना, तो तुम कहोगे कि उसकी अकल कहाँ गई थी, उसकी हिस्सियात का क्या हुआ। अरे उसके पास कुछ बचा भी था। तुम एक नन्हे जहन को डराओगे और वो डरेगा नहीं। महर शादी होकर बाहर चली गई थी। मेरी बेटी के ठाठ हैं, हथेली का छाला बनाकर रखा है शोहर ने। मजाल है जो उसे हाय भी करने दे किसी को। बस मेरी महर को खुदा हासिदों के हसद से बचाए, उन दरिंदों से बचाए जिन्हें हमारी खुशियां पसंद नहीं आती। वो तावीज़ चमड़े के टुकड़ों में लपेट लपेट कर शहनाज के सहन में दबाती रही थी। खुदा मुझे और मेरे खानदान को अपनी अमान में रखे। दूसरी तरफ इब्रार भी वापस नहीं लौटा था। उसे पता था कि वापस आता तो पकड़ा जाता, और सज़ा किसे पसंद है। बहजाद तो पहले ही बीवी बच्चों समेत घर से जा चुका था। कई बार माँ बाप को साथ चलने को कहा, पर बड़े ताया नहीं माने थे। मेरे बाप की आखिरी निशानी है ये घर। मेरी माँ ने यहीं आखिरी सांस ली थी। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ। शहजाद की भी शादी तय कर दी गई थी। ज़ियाद का कारोबार अच्छे से चल रहा था, खूब मुनाफा कमा रहा था। और कैसे ना कमाता, मरहूम चचा की कमाई जो दिन रात उसमें शामिल हो रही थी। उसके हाथ सोने की मुर्गी जो लगी थी, जो उसके कहने पर सोने का बस एक अंडा नहीं देती थी। माही 10,000, माही 1 लाख, माही 5 लाख, माही 50,000। माही एक एक करके अपना हर जेवर उसके धड़ पर उतार चुकी थी। आए रोज घर में शोर मचा होता। हाय अल्लाह, मेरा लॉकेट कहाँ गया? अम्मी मेरी चूड़ियाँ, वो सोने के झुमके, सारा कैश, मेरा बैग कहाँ है? सारी तिजोरियां खाली करके वो उस गारत घर का पेट भरने में लगी हुई थी। वो सच कहता था जब वो कहता था कि तुम्हारी बहन मुझसे मोहब्बत करती है। वो सच्चा था जब वो ये दावा करता था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकेगी। आपको ज़ियाद भाई कैसे लगते हैं आप भी? पहले वो शर्मा जाती थी, अब धड़ल्ले से कहती, बहुत अच्छे। वो उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसके बोले गए चंद लफ्ज़ ही वो अज़बर कर लेती। उसकी कही हर बात उसे मुंह ज़ुबानी याद थी। तू खुश तो है ना मेरी बच्ची? अम्मी वक्तन फ़वक्तन पूछती रहती थी। वो खुश क्यों ना होती? उसकी दोस्तें उसे ज़ियाद के साथ रश्क भरी नज़रों से देखती थी। उन सब की ज़ुबानों पर उन दोनों की जोड़ी के लिए हमेशा तारीफ़ें ही तारीफ़ें होती थीं। सबसे बढ़कर उसका साथ उसे खुशी देता था। वो उसके साथ आराम में रहती थी। दूसरी तरफ ज़ियाद भी जानता था कि उससे खुद को मोहब्बत कैसे करवानी है। मरियम एक खुली किताब की तरह थी, और वो उसका वर्क वर्क पढ़ चुका था। कुछ तारीफ़ी जुमले, कुछ ज़ुमाइनी बातें, कुछ सताइशी नज़रें, कुछ तहाइफ, कुछ ठंडे लम्स, और थोड़ी सी परवाह। वो अब कहीं भी जाने वाली नहीं थी। उस दिन भी वो पैसे के साथ साथ उसकी जिस्म की भूख भी मिटाकर अपने कमरे में आई थी। बीमार, परेशान, बदहाल सी, बेहाल सी। रात में उसके सूखे बालों में तेल लगाते हुए माँ ने उससे कहा था, जाने किसकी नज़र खा गई मेरी बच्ची को। इतनी हंसती खेलती हुआ करती थी, अब चुप लग गई है। वो बेहिस्सी बैठी रही। क्या हुआ बेटा, बताओ तो। मैं माँ हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? उसने आंखें मूंद कर सर उनकी गोद में रखा। दूर तक तेल के बदनुमा धब्बे फैलते चले गए। माहीन बेटा, वो फूट फूट कर रो दी। वो परेशानी से उसके बाल सहलाने लगी। कुछ तो बताओ, बोलो भी। वो एक बार फिर कुछ नहीं बोल सकी थी, बस उनकी गोद में सर रखे रोती रही। अंदर की सारी भड़ास, अपने वजूद में कैद सारी भाप, सारी आग आंसुओं के जरिए बहाती रही। और वो राज उस दरिंदे के दिए
اس کی دھمکی اور خوف کی چادر تلے چھپے ہی رہ گئے۔ امی کے بے حد اصرار پر وہ ان کے ساتھ بازار آنے پر راضی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہوتے رہیں گے ٹیسٹ، تم چلو میرے ساتھ، سارا دن یہی پڑھائیاں ٹیسٹ الا بلا، چلو دل بہل جائے گا، چلو بس۔ مریم کو بھی کچھ چیزیں لینا تھی۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں بازار آ گئی تھی۔ وہ تو زیادہ وقت خاموش ہی رہی۔ امی اور مریم ہی باتیں کرتی رہیں آپس میں۔ ارے مرسلین بیٹا تم! اس کپڑے کی چھوٹی سی دکان پر وہ جانا پہچانا سا چہرہ تھا، وہ بھی انہیں پہچان گیا تھا۔ ارے بیٹا تم نے تو گھر ہی آنا چھوڑ دیا، ایسی بھی کیا ناراضگی؟ ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے جوس منگوا لیا تھا۔ بس آنٹی، آپ کے ہونے والے داماد کی مہربانیاں ہیں یہ۔ اس نے کنکھیوں سے مریم کو دیکھا۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، یاروں دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یوں انہیں دشمنی میں بدل کر سالوں تو نہیں گزار دیتے نا، اور نہ ہی سالوں پالتے رہتے ہیں۔ ہو گیا جھگڑا، ہو جاتا ہے، معافی تلافی کرتے اور بات ختم۔ وہ بات ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے آنٹی، اور ہم سب کا کیا؟ ہم اتنا یاد کرتے ہیں تمہیں، اس کا کیا؟ ہائے، اس کے پیچھے ہم سے بھی ناتا توڑ لیا۔ اس سے گھر آنے کا وعدہ لے کر ہی وہ دکان سے اٹھی تھی۔ وقت تھوڑا اور آگے کی اور بڑھا تھا۔ اس کی زندگی وہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ زیاد کی وہی فرمائشیں تھیں، گھر میں سب ویسا ہی تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی 16ویں سالگرہ تھی، اور اب اسے وہ سب ختم کرنا تھا۔ اتنے سالوں کی اذیت سہنے کے بعد اب اس کے اندر برداشت ختم ہونے لگی تھی۔ اب زیاد پر لٹانے کے لیے پیسہ بچا تھا اور نہ ہی عزت۔ اب وہ سنجیدگی سے اسے پیچھا چھڑوانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کوئی راستہ جو اسے اس سے دور لے جائے۔ اور اس دن وہ اسے مل ہی گیا۔ مرسلین کبھی کبھار گھر چکر لگا لیتا تھا، ایک بار بیوی کے ساتھ بھی آیا تھا۔ اس دن بہت خوش تھا۔ شادی کے 13 سال بعد خدا نے اس کی سن لی تھی۔ رابعہ امید سے تھی۔ امی نے دونوں میاں بیوی کو کھانے پر روک لیا تھا۔ زیاد میرا سب سے اچھا دوست ہوا کرتا تھا، میں اس کی اور وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ یہ جھگڑا تو بہت ہی معمولی بات پر ہوا آنٹی، اس سے زیادہ بڑی بڑی باتوں پر ہم لڑے اور پھر خود ہی مان بھی گئے۔ اس کے ہوتے ہوئے امی نے بڑے تایا اور زیاد کو بلوایا تھا۔ خوشی کا موقع ہے، تم دونوں میرے لیے بیٹوں جیسے ہو، اب مجھے ماں جیسا سمجھتے ہو تو ختم کرو یہ ناراضگی اور بس صلح کرو۔ اب جیسے بھی ہوئی صلح ہو گئی۔ ہاتھ ملائے، گلے ملے، اور ان کے منہ کو رہی سہی رنجش بھی بھلا دی۔ ماہین نے لمبی سانس بھری اور ساری ہمت جمع کی تھی۔ مرسلین اس کے سامنے بیٹھا بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کہو گڑیا، کیا مدد کر سکتا ہوں میں تمہاری؟ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے الفاظ جمع کرنا شروع کیے تھے۔ گھبراؤ مت، مجھے اپنا بھائی سمجھو، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اور اس نے ہولے ہولے اسے ساری بکتا کہہ ڈالی، مہر سے لے کر ابرار تک اور پھر زیاد تک۔ ہر فرمائش، ہر زیادتی، بلیک میلنگ، ہر گھناؤنی چال اور بے وقوفی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہہ کر تھک کر خاموش ہو گئی۔ تم پریشان مت ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ زیاد خوشی خوشی گھر لوٹا تھا۔ کاروبار میں اچھا منافع ہوا تھا۔ پچھلے ماہ ماہین سے جو 2 لاکھ لے کر کاروبار میں لگائے تھے، ان کا پھل آج ملا تھا۔ ایک بڑی آسامی اس کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بائک کھڑی کر کے وہ اندر آیا تو برآمدے میں ٹھٹک کر رکا۔ مرسلین کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ مرسلین! ابو اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی طرف بڑھے۔ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ بنا کچھ کہے انہوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھ کے وہ بے یقین کھڑا رہ گیا۔ بے غیرت، بے حیا! اس نے کنکھیوں سے مرسلین کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جو بہت کچھ جتا رہی تھی، وہ عبارت پڑھ چکا تھا۔ دیکھ سالے، کیسا بدلہ لیا میں نے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بے اعتبار نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب اس سے گلے ملا تھا تو اس کا مطلب بس گلے لگنا تھا۔ زبان سے کہہ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہے، تو بس وہ کھوکھلے لفظ ہی تھے۔ اس سے دشمنی جو مرسلین کے دل میں پنپ رہی تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ میرا لاکھوں کا نقصان کروا کر خود عیاشیاں کر رہا ہے، اب سمجھا یہ اتنی رقم آتی کہاں سے تھی؟ حرام زادہ! اس کے ہاتھ زیاد سے بدلہ لینے کا سنہری موقع لگا تھا، وہ آخر کیسے جانے دیتا؟ وہ جھوٹ بول رہی ہے امی، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسے پتا تھا وہ مکر جائے گا، تبھی اس نے وہ دوسری چال بھی سوچ رکھی تھی۔
बुलाएं उस बच्ची को, वही गवाही देगी कि इसने क्या किया है उसके साथ। बुलाएं माहीन को। वो सर झुकाए बैठी थी। बड़े ताई अम्मी, शहनाज बेगम, मुरसलीन और वो सब वहीं मौजूद थे। ज़ियाद एक तरफ खड़ा था। बोलो बेटा, वो सब सच सच उन्हें भी बताओ जो कल आपने मुझे बताया था। मुरसलीन ने नरमी से उसे कहा था। उसके पास बैठी ताई अम्मी ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। माहीन ने सर उठाया। सामने ज़ियाद खड़ा उसी को देख रहा था। एक हाथ में फ़ोन पकड़े, दूसरे हाथ की तीसरी उंगली में पड़ी अंगूठी को घुमाता बगौर उसे देखता हुआ। बोलो बेटा, बताओ, इन सब को बताओ कि ये सब झूठ है। मुरसलीन झूठ कह रहा है। उसने कुर्ब से आंखें मूंद ली। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो बमुश्किल बोल पाई थी। मुरसलीन झूठ बोल रहे हैं। माहीन, तुम क्यों? ये मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहे हैं। इन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए ये मुझसे मदद करने के लिए कह रहे थे। इनका कहना था कि अगर मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए तो ये मुझे ख़ानदान भर के सामने बदनाम कर देंगे। ये सारा प्लान मुरसलीन भाई का ही था। एक फातिहाना मुस्कुराहट ज़ियाद के चेहरे पर तैर गई। उस दिन जब वो मुरसलीन से मिलकर घर लौटी थी तो उसका जहन हल्का फुल्का हो चुका था। अपना दुख किसी के साथ बांटकर, अपनी भड़ास निकाल कर अब वो कुछ पुरसकून हो चुकी थी। मुरसलीन ने उससे वादा किया था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। उसने ये भी वादा किया था कि वो उसका राज अपने तक ही रखेगा और ज़ियाद नामी दरिंदे से बचाने के लिए कोई बेहतर लाहे अमल तैयार करेगा। उसी शाम ज़ियाद आ पहुंचा था। छत पर आओ, वो घसीटता हुआ उसे ऊपर ले गया। अम्मी बावर्ची खाने में थी और मरियम सो रही थी। तुम मुरसलीन से मिली हो? वो धक से रह गई। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैं ये खबर नहीं रखूंगा कि तुम मेरे पीछे क्या क्या करती फिरती हो। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? वो सन्नाटे में आ गई थी। ज़ियाद जैसे इंसान के लिए किसी से कुछ भी उगलवाना ज़ियाद जैसे इंसान के लिए किसी से भी कुछ भी उगलवाना हरगिज़ मुश्किल नहीं था। और मुरसलीन की दुकान पर तो उसके कई भेदी थे। तुम्हें पता है कामयाब बिजनेस कैसे किया जाता है? खुद को कामयाब बनाने के लिए सारी मेहनत अपनी ज़ात को मजबूत बनाने पर ही सर्फ नहीं की जाती, बल्कि अपने मुखालफिन को कमज़ोर बनाने पर भी जिदोजहद की जाती है। वो दिवालिया इसलिए हुआ कि मैंने उसके इर्द गिर्द लोगों को ख़रीद लिया था। वो ज़रा रुका। और तुम बर्बाद तब होगी जब तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ बर्बाद होंगी। तुमने चल दी है अपनी बाजी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसने अंगूठी उतारी और जेब से फ़ोन निकाल कर वीडियो ऑन की। देखती जाओ कि मैं करने क्या वाला हूँ। वो सीढ़ियों की तरफ भागा तो माहीन का सकता टूटा। वो उसके पैरों में जा लिपटी थी। ज़ियाद भाई, नहीं, प्लीज़ दफ़ा हो जाओ। उसने उसे ठोकर मारी और खुद से जुदा करना चाहा, लेकिन वो उसकी टांग से चिपकी रही थी। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई भाई, प्लीज़ आप जो कहेंगे मैं करूँगी, प्लीज़ ज़ियाद भाई। और अब सबके सामने वो सब कुछ कर चुकी थी जो कुछ भी उसने उसे करने को कहा था। मुरसलीन जा चुका था। माहीन सर झुकाए बैठी, गोद में रखे हाथ देखती, बस एक ही बात सोच रही थी। वो हमेशा के लिए उस शख्स के चुंगल में फंस चुकी थी और उससे फरार की कोई भी सूरत मुमकिन नहीं थी। अम्मी और मरियम अभी तक सख्ते किसी कैफियत में थी। ताई अम्मी का हाथ अभी तक उसके कंधे पर रखा था। ज़ियाद ने बारी बारी सबकी तरफ देखा और हूले से खंकारा था। मुझे नहीं पता मुरसलीन और माही के दरमियान क्या बात हुई है और उसके दिमाग में ये इख्तरा कैसे पैदा हुई। मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है अम्मी। मैं बस एक बात जानता हूँ। वो ज़रा रुका। मैं दूसरों की गंदगी साफ करते करते थक गया हूँ। सबने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। कहना क्या चाहते हो ज़ियाद? उसने बगौर बाप की तरफ देखा और फिर चची की तरफ। माफ़ कीजिएगा चची, लेकिन इस सब की जिम्मेदार आपकी बेटी माहीन ही है। माहीन ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था। जताती हुई नज़रें, पराई सी आंखें, जालिम सी आंखें। ये जाने कब इन गलत कामों में पड़ गई चची और आप सबकी नज़रों में धूल झोंकने लगी। ज़ियाद भाई, वो रुका नहीं था। वो दर्जी का लड़का इब्रार, सारा मोहल्ला गवाह है कि ये उसकी दुकान पर अक्सर जाती थी, और वो भी तब जब वहाँ कोई नहीं जाता था। इर्द गिर्द किसी से भी पूछ लें। वो सकते के से आलम में सुन रही थी उसकी बात। ताया अब्बू ने नापसंदीदगी से उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो?
अब्बू मेरे पास सबूत है। माहीन का दिल हलक में अटक कर रह गया। उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी जब उसने ज़ियाद को फ़ोन बाप को थमाते देखा। मैंने इसे बहुत समझाया, बहुत बार प्यार से, गुस्से से, लेकिन ये उसके जाल में फंस चुकी थी। ये तो चंद तस्वीरें हैं अब्बू, उस खबीस लड़के के पास ऐसी लाखों हैं जिनसे वो इसे ब्लैकमेल करता रहा है। मैंने उसे धमकाया तो उल्टा मुझे धमकियां देने लगा और इन वीडियोस के बदले मुझसे भी पैसे मांग लिए। वहां मौजूद हर शख्स सदमे में था। मैं अब मजीद इस राज को राज नहीं रख सकता था चची। अब इस कीचड़ से उठते छींटे मेरे किरदार को भी गंदा कर रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा। उसने उंगली से वो अंगूठी उतार कर वहीं पास कुर्सी पर रख दी थी। मरियम उसे देख कर रह गई। कयामत बर्पा हो चुकी थी। उन सब के चीथड़े उड़ चुके थे। वो माहीन के ताबूत में आखिरी कील थी और जो उसने ठोंक दी थी। पहले वो उसके लिए सोने की मुर्गी ज़रूर रही थी, लेकिन अब वो एक बॉम्ब बन चुकी थी जो किसी भी वक्त उसी पर फट सकता था। उसे वो सब कुछ दे चुकी थी, ये वो जानता था। उसके जिस्म से वो उकता चुका था और उसकी सारी दौलत वो हथिया चुका था। अब वो उसके किसी काम की नहीं रही थी। शहमात, वो सारी बाजी अपने नाम कर चुका था। सारी बिसात उसी पर उल्टा कर वो फातेह बन चुका था। वो सारे सबूत उसने सही वक्त पर और सही तरीके से इस्तेमाल किए और वो आपो आप मुजरिम बन गई थी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, आप तो मेरा एतबार करेंगी ना। वो माँ को बड़े मान से देख रही थी। वो माँ जिसे उस पे बड़ा मान था। मान का ही तो ताल्लुक था जो माँ बेटी को जोड़ता था। अब वो मान नहीं बचा था तो शायद वो ताल्लुक भी ऐसा मजबूत नहीं रहा था। वो माँ की गोद में सर रखे होले होले अपनी सच्चाई बताती रही। मरियम भी वहीं बैठी खामोशी से उसे देखती रही। आंसुओं से तरबतर चेहरे से, रूंधी हुई आवाज में अपनी सारी कथा सुनाती वो फिर थक कर खामोश हो गई। उन्होंने झुककर होले से उसके माथे को चूमा था, उसके बालों को सहलाया था। मैं एक बदनसीब औरत और एक बुरी माँ हूँ मेरी बच्ची। उन्होंने गहरी सांस भरी थी। सो जा, रात बहुत हो गई है और तू भी बहुत थकी हुई है। सो जा मेरी बच्ची। मरियम बहुत देर बैठी उसे देखती रही। वो माँ की गोद में सर रखे रखे सो गई थी। उसके बालों में उंगलियां चलाती अम्मी भी आंखें मूंद चुकी थी। एक वो थी जो जागती आंखों से बैठी रह गई थी, खामोश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। उसे अपनी छोटी बहन पर ज्यादा रहम आ रहा था या खुद पर। उसे उस पर गुस्सा था या अपनी किस्मत पर। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्यों रंजीदा थी। क्या था उसकी उसकी उदासी का सबब क्या था? उसकी बहन पे टूटी कयामत या उसकी अपनी ज़ात? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बात की तकलीफ ज़्यादा थी कि उसकी बहन बेआबरू हुई थी या इस बात की कि उसकी इज्जत का लुटेरा उसी की मोहब्बत था। वो बस खामोश बैठी उसे देखती रह गई थी। फिर होले से उठी और बिस्तर से उतर गई। वो दोनों माँ बेटियां सोई पड़ी थी। कमरे की लाइट बंद करके, दरवाज़ा होले से बंद करके वो बाहर निकल आई थी। बाहर अंधेरा था। स्याह आसमान पर टिमटिमाते तारों की नाकाफी रोशनी में वो रात अपने दूसरे पहर में दाखिल हो चुकी थी। वो बहुत देर तक सहन में खड़ी अंधेरों को खोजती रही और फिर थक कर ज़मीन पर बैठती चली गई। आंसुओं का सैलाब हर बाड़ पार कर गया। क्यों? क्यों? मुंह पे हाथ रख कर सिसकियों का गला घोंटती, सर झुकाए जमीन पर झुकी वो बिलक बिलक कर रोती रही। अब वो जान गई थी, वो दर्द था, वो दर्द जो उसकी हिम्मत की किरचियां किरचियां करके उसे लहूलुहान कर चुका था।